हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम विशेष टॉपिक के बारे में जानेंगे। एक तो जलमान और दूसरा जलमान की क्रांतिक अवस्थाएं। तो ये जलमान, फसलों में जलमान की क्रांतिक अवस्थाएं होती क्या है? क्रिटिकल स्टेज, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रिटिकल स्टेज। पौधों में कुछ ऐसे समय आता है जिस समय पौधों को विशेष पानी की जरूरत पड़ता है, उनको उस समय देना ही पड़ता है। अगर उस समय हम पानी नहीं देंगे तो पौधे मर जाता है या अपना वृद्धि उत्पादन कम कर देता है, कमी आता है उसके वृद्धि उत्पादन में। तो स्टेज कौन कौन से होता है जिस स्टेज में हमको उसको पानी की या जल की आवश्यकता होती है और देना ही पड़ता है, और नहीं देंगे तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा किसानों को। तो फसलों टॉपिक क्या है इस बार हम देखेंगे, फसलों की जलमान की क्रांतिक अवस्थाएं। कौन कौन सी जो है क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज है, इसको देखेंगे। पहले परिभाषा इसको जान लें। पौधों के जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जबकि उसकी जल मांग सर्वाधिक होती है। ऐसे समय को जल मांग का संकट काल या आपके क्रांतिक अवस्थाएं, इन अवस्था जो रहता है उसको क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। अगर इस समय हम अगर उसको नहीं देंगे तो भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्रांतिक अवस्थाओं पर जल की कमी से होने वाली हानियों को आगे जल देकर ही भी पूरा नहीं कर सकते। हम अगर बाद में अगर उस समय क्रिटिकल स्टेज में अगर जल नहीं देंगे तो बाद में देंगे तो उसका जो है भरपाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपना उत्पादन हो चुका रहता है। तो कौन सा क्रिटिकल स्टेज है? इसको पहले जैसे गेहूं है, गेहूं में 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 5 से 6 सिंचाई, तभी आपका फसल उत्पादन अपना उत्तम तरीके से दे पाएगा। बाकी 3-4 से रहता है में, लेकिन सबसे अधिक आपके गेहूं में रहता है। तो पहला जड़, शिखर जड़ों के निकलते समय, जिस समय आपके जड़ निकलता है उस समय अंकुरित होता है, उस समय शिखर जड़ों के निकलते समय प्रथम सिंचाई करनी। दूसरी, कल्ले फूटते समय, जब आपके जो गेहूं से कल्ले निकलेगा, 2-4 निकलेगा, उस समय आपके उस समय रहेगा। एक दीर्घ संधि, नोडल से बनता है, गांठ बनता है उसके बीच में, उस समय आपके देना पड़ता है दीर्घ संधि, जिसको कहा जाता है। फिर पुष्पन की अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था में, फिर दाना पकते समय, दाना जिस समय भरा आता है और पकने वाला रहता है, दुग्धावस्था जिसको बोलते हैं, मिल्किंग स्टेज बोला जाता है, उस अवस्था में देना पड़ता है। उसी प्रकार धान में कल्ले निकलते समय, फूल आते समय, दाना बनते समय। उसी प्रकार चना, सरसों, मटर में फूल आने के पूर्व और फल्ली बनने के समय। उसी प्रकार गन्ना में कल्ले फूटते समय और कल्ले की वृद्धि काल, और गन्ने में चीनी पकते समय की। ऐसे सब का है जिस समय हमको उसको जल देना पड़ता है, सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ता है। इसको ही जलमान आपके क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। पौधों का क्या क्रिटिकल स्टेज के बारे में अब आगे हम जानेंगे। जलमान होता क्या है? क्या जानेंगे? जलमान होता क्या है? तो जलमान के बारे में जानेंगे। फसलों में जलमान, फसलों में जलमान, इनका सूत्र होता है वाटर जलमान। इसको प्रदर्शित करते हैं WR से। ये आपके E + P + B और आपका आता है A, ये इनका सूत्र है। इसको मैं बताऊंगा कैसे उसको आपके फसलों में जलमान, वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट। क्रिटिकल स्टेज में क्या है? पौधों में कुछ ऐसा समय आता है जिस समय हमको उसकी जल देने की आवश्यकता है, इस स्टेज को ही क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। लेकिन एक जो है जलमान, कौन से जलमान है जिसमें जो हमको जल देने की आवश्यकता होती है, इसको जानेंगे परिभाषा के रूप में। परिभाषा है इसका, 1 किलो शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए, फसलों में 1 किलो शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा जितने किलोग्राम
वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। जितने किलोग्राम वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है उसे वाष्पोत्सर्जन अनुपात या पौधों की जलमांग कहते हैं। पौधों की जलमांग या जल वाष्प आपके जल वाष्प सर्जन अनुपात कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन अनुपात के नाम से या जलमांग के नाम से जाना जाता है। एक बार और परिभाषा याद कर लेंगे। 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा जितने किलोग्राम वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है उसे वाष्पोत्सर्जन अनुपात या पौधों की जलमांग कहते हैं। ये सूत्र है आपके ई आपके WR वाटर रिक्वायरमेंट, इवैपोरेशन, एक्सप्लोशन, आपके बिल्डिंग जो है पौधों का, और आपके लॉस वाटर का जो लॉस होता है उनको ये प्रदर्शित करते हैं। तो इसको क्या आपके वाटर रिक्वायरमेंट मतलब फसल की जलमांग, क्या फसल की जल मांग। ई का मतलब क्या है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और टी का मतलब ट्रांसपिरेशन मतलब जल की वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद बी मतलब पौधों के शरीर का निर्माण, पौधों के शरीर का निर्माण, और आपका लास्ट आता है ए मतलब पानी की अगुवाई, पानी की अगुवाई मतलब नुकसान किस किस तरीका से होता है ये उनके जलमांग। ठीक है, तो ये आपके विशेष रूप से। अगला पहले यूनिट में आप लोग पढ़े हैं क्या फसल सिंचाई खेती, सिंचित खेती क्या पढ़े हैं। पहला हम लोग आगे क्लास में पढ़ाए थे फसल उत्पादन में सिंचित खेती, सिंचित खेती जिसमें सिंचाई की उपलब्धता में फसलों को लाभदायक उगाना ही सिंचित खेती कहा जाता है। यह आधुनिक तरीके से जो है सिंचाई के साधनों से जो है ट्यूबवेल वगैरह है, अपनी नहर वगैरह है, इसके द्वारा पानी की सिंचाई करके खेती को करना ही सिंचित खेती कहलाता है। तो इनके लाभ और कुछ सीमाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला है लाभ। सिंचित खेती से उत्पादन अधिक होने के कारण किसानों को आय अधिक होता है। अगर पानी अगर समय पर मिलता है, जितना जरूरत रहता है उतना देते हैं, तो निश्चित है उत्पादन बढ़ेगा तो किसान को आय में वृद्धि होगा। दूसरा, भूमि के उपयोग फसल उत्पादन के लिए वर्ष भर किया जा सकता है। अगर पानी हमारे पास व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, तो हम वर्ष भर फसल ले सकते हैं। उसी प्रकार कृषक को वर्ष भर आमदनी प्राप्त होता है। श्रमिकों को वर्ष भर कृषि कार्य में उपयोग होता है। अधिक उत्पादन होने पर देश में खाद्यान्न समस्या का संकट नहीं होगा, तो खाद्यान्न उत्पादन का जो समस्या है वह दूर होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देश के जल संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। लेकिन इसके कुछ सीमाएं, कौन कौन सी सीमाएं इसको देखेंगे, लिमिटेशन है। सिंचित खेती के लिए सिंचाई हेतु उचित साधन प्रबंधन होनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाएगा। पाइप है, ड्रिप इरिगेशन है, सिस्टम है, इसमें लगाने में संसाधन ट्यूबवेल वगैरह है, विद्युत वगैरह है, ये सभी संसाधन का प्रबंध करना पड़ता है, और नहीं हुआ तो आपको उत्पादन कम होगा। विभिन्न कृषि कार्यों को संपन्न करने के लिए मजदूरों को पर्याप्त संख्या और उपलब्धता अनिवार्य है, अन्यथा उपज प्रभावित होगा। अगर मजदूर नहीं मिला तो आपकी समस्या होगा। कृषि कार्यों के लिए उन्नत तकनीकों का जो प्रयोग करना पड़ता है वह पर्याप्त नहीं होगा तो आपको उपज कम हो जाएगी। उर्वरक खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता देने के समय ज्ञान होनी चाहिए, नहीं तो फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। उसी प्रकार से सिंचित खेती में फसलों को कीटों और रोगों का प्रकोप अधिक होता है। उसी प्रकार से सिंचित खेती द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्ति के लिए सिंचित क्षेत्र के लिए अनुशंसित किसानों का उपयोग करना, किसान ही उपयोग करना चाहता है, नहीं तो उपज कमी होता है। उसी प्रकार से आपके सिंचित खेती के अधिक उत्पादन प्राप्ति के लिए सिंचित क्षेत्र में आपके अनुशंसित जो किसान किस्मों का जो है प्रयोग, उनका प्रयोग
अगर अच्छे पानी सिंचाई की व्यवस्था है तो अच्छे बीजों की भी प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, खाद का प्रयोग करना। अगर इन चीज़ का कमी पड़ता है तो ये फसल उत्पादन कम होगा। आपके सिंचित खेती के अधिक उत्पादन लेने के सुझाव, क्या क्या अधिक उत्पादन ले सकते हैं, लेने के लिए क्या क्या सुझाव दिया जा सकता है सिंचित खेती में। सबसे पहले तो सिंचित हेतु उपयुक्त फसल या किस्मों का चुनाव, अच्छी किस्मों का, अच्छी वैरायटी का चुनाव करेंगे तो अच्छे उत्पादन होगा। समय पर बुआई जुताई हो जाए तो अच्छी बात। फसलों को उचित फसलें ले सकते हैं बोना। उसी प्रकार अच्छे खाद उर्वरकों का समुचित उपयोग, खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, सिंचाई की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, समय पर कीट नियंत्रण होनी चाहिए, उन्नत फसल पद्धति अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, खेती की तकनीक विधियों को अपनाना चाहिए। ये कुछ समस्याएं हैं। धन्यवाद। अब आगे हम अगला यूनिट पढ़ेंगे फसल, जिसमें आपके फसलों को, धान की खेती के बारे में आगे क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।